हेलो, हाय, नमस्ते। देखिए, हम लोगों के जो फ़ोरहेड है, हमारा जो फ़ोरहेड है कितना सिकुड़ा हुआ है। गुस्से में लगता है, हमेशा माथा सिकुड़ा हुआ रहता है, कभी ऐसे नहीं रहता। इसकी वजह है कि खुशी का कोई कारण नहीं है। क्यों खुश हो जाएं? किस बात पे खुश हो जाएं? ऐसा क्या हो रहा है जो खुश हो जाएं? हम लोग जिस किस्म के काम को कर रहे हैं उसमें खुशियाँ देखने को मिलती नहीं है। दुख अलग रहता है, पूरे वक्त दुख ही दुख रहता है। तो इसलिए ये जो चीज़ है वो हमेशा सिकुड़ी रहती है। जो महिलाएं पढ़ लिख लेती हैं, जो महिलाएं समाज में एक सम्मान पा जाती हैं, जो इस देश की राजनीति और समाज को समझने लगती हैं, उनका माथा ऐसा ही रहता है। वो ऐसे नहीं रहता, सिकुड़ा हुआ ही रहता है, खुश नहीं रहता। खुशी का कोई कारण नहीं है, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं दिखती। पिछले ही सप्ताह जो बीता है, ये सप्ताह, पूरे एक सप्ताह में मैंने जो जो चीज़ें देखी वो मेरे दिमाग में बैठी हुई हैं। हमारे होम मिनिस्टर साहब, जिन्हें एक वक्त तड़ीपार घोषित कर दिया गया था, किसी किसी तरह वो बचे, और किस तरह बचे अब वो भी छिपा हुआ नहीं है। अगर ये जानना है तो आप कपिल सिब्बल का एक इंटरव्यू समझ सकते हैं, जिसमें संजय राउत बताते हैं, महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं, संजय राउत बताते हैं कि वे कैसे बचे, हेल्प किसने की, कैसे की, किस संस्था ने की, हमारी संस्थाएं इस तरह से हेल्प क्यों करती हैं, फिर उसका जो नुकसान होता है वो एक व्यक्ति को नहीं होता, पूरे समाज को होता है, और समाज तो छोटी चीज़ है, पूरे देश को होता है। तो वो आप पता कर सकते हैं। हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तो नहीं जिक्र कर सकते। जगह जगह तरह तरह से कई रूपों में बताने की कोशिश की जाती है। आप जान सकते हैं, असम के रिज़ल्ट आ जाएंगे बहुत जल्दी, चुनाव हो गया है, और उन्होंने ही जो किसी तरीके से हमारे जुडिशरी से बचाए गए थे एक बड़े नेता की हेल्प से, वे असम के नागरिकों से ये वादा करते हैं कि तुम मुझे चुनो, तुम अगर मुझे और 5 साल दोगे तो मैं तुम्हें गाय दूंगा, मैं तुम्हें भैंस दूंगा। तुम मुझे जिताओगे तो मैं तुम्हें गाय दूंगा और तुम्हें भैंस दूंगा। और वो जिक्र करते हैं एक नदी का, शायद वो नदी का नाम दुधनाई नदी है, दुधनाई नदी, यस, दुधनाई। दुधनाई नदी को वो बताते हैं कि क्या यहाँ कभी दूध की नदियाँ बहीं? हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों के नाम रख दिए जाते हैं कि उसका पानी बहुत ऊंचाई से बहती हुई नदी जब तेज धारा, उसमें तेज धारा से वो बहती है तो उसका रंग थोड़ा सफ़ेद हो जाता है, उस पानी को का रंग सफ़ेद दिखाई पड़ता है। सफ़ेद होता नहीं है, सफ़ेद दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो बहुत तेज धारा से आती है। साहब ने उसका अर्थ निकाला कि दूध की नदियाँ, मतलब अगर आज तक, जैसा कि उनका एजेंडा है कि कांग्रेस का विरोध करना है, हर वक्त विरोध ही करना है, यही उनका काम है, काम नहीं करना है, विरोध करना है, क्योंकि उससे जो हमारे भारत की जो जनता है, जो जल रही हुई जनता है, जिसके दिल में घृणा है, जो घृणा से बीमार हो चुकी है, जो नफरत से बीमार हो चुकी है, जो कमियों से जूझ रही है, उसको लगता है सही बोला। जो पिछली सरकार रही है उसने कुछ किया है? नाम है दुधनाई नदी, लेकिन दूध की नदियां बहती हैं क्या? तो मैं आपको गाय दूंगा, मैं आपको भैंस दूंगा, तो आप लोग दूध की नदियां बहाइएगा। ये उनकी समझ है। हमारे गृह मंत्री की एक समझ है जो ये कहती है कि दुधनाई नदी से का अर्थ वो ये निकाल रहे हैं कि नाम तो है, इसका मतलब है कभी दूध की नदियां बहा करती थीं कुछ 1000 साल पहले,
जो इन लोगों का दावा होता है कि हजारों साल पहले तो हम बड़े काबिल थे, बड़े योग्य थे, बहुत हमने ये वो ऐसा वैसा, हमारे गुलाम हमें बनाया गया, तो हमारा यही सब किया गया। मतलब कॉमन सेंस की भी, कॉमन सेंस इतना भी कॉमन नहीं होता, ये तो बार बार कही जाती है ये बात। कॉमन सेंस नाम से लगता है बड़ा सरल है, बट ये कॉमन नहीं होता। बहुत योग्य लोगों में कॉमन सेंस होता है। तो वो ये कहते हैं कि दुधनाई नदी यहाँ बहती है, पर क्या यहाँ दूध की नदी बहती है? इसका मतलब कभी दूध की नदी भी कभी दूध की बहती है क्या? तो वादा कर रहे थे, तो मुझे याद आया वो 15 लाख वाला याद, जिस वादा जो वो कहते हुए पाए गए थे कि अरे आप लोग कैसे निकले, हमने कहा था 15 लाख का वादा किया था, पर ये ऐसा कहीं होता? कोई वादा करता है 15 लाख का देता है क्या? आपने समझा ही नहीं। तो वादा था, ये तो जुमला था। तो एक बार मारा जुमला, 2 बार मारा जुमला, यहां मारा जुमला, वहां मारा जुमला, गए उस राज्य में मारा जुमला, उस राज्य में मारा। मेरे समझ नहीं आता पब्लिक को ये बात समझ क्यों नहीं आती, वो बार बार हर दिन धोखा क्यों खाती है? किस उम्मीद में? इतनी निराश हो चुकी है कि उसको रोज एक नया वादा दिया जाए तो रोज मृग तृष्णा की तरह, मृग मरीचिका मिराज की तरह वो भरोसा कर लेती है। तो भाई साहब ने वादा किया है कि वो आपको गाय देंगे। आदिवासियों से वादा किया है कि वो उन्हें गाय देंगे, उन्हें भैंस देंगे, अगर उन्हें एक बार सत्ता में और ला दिए। ऑलरेडी वो सत्ता में है, और जो मुख्यमंत्री है उसकी वाइफ 52,000 करोड़ रुपए की मालकिन है। और वो, उसका सपना क्या है? उसका सपना है कि अमेरिका में उसको होटल खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है, अमेरिका में वो रेस्टोरेंट खोलेगी, ये सपना है। और वो पैसा कहाँ से आया? मुख्यमंत्री को इतना वेतन तो मिलता नहीं। ऐसा वो क्या कर रहे हैं कि उनके पास इतना पैसा है, और हमारी जो पब्लिक है वो 500 रुपए का सिलेंडर जब बोझ पड़ा तो वो पागल होने लगी। मैंने पिछले दिनों ये जब देखा तो मुझे लगा कि कितनी दुखद बात है कि एक मुख्यमंत्री जो जन सेवा के लिए होता है, पॉलिटिक्स में नेता लूटने के लिए नहीं होते, नेता होते हैं जनता की सेवा करने के लिए। मुख्यमंत्री होता है जनता की सेवा करने, अपने राज्य की जनता की सेवा करने के लिए होता है। प्रधानमंत्री अपने देश की जनता की सेवा के लिए होता है। उसके नीचे के जो अधीनस्थ होते हैं, वो अधीनस्थ मतलब प्रधानमंत्री का अधीनस्थ मुख्यमंत्री नहीं होता है। राज्य में उसको ऑटोनॉमी होती है, उसको हर काम करना, उसका उद्देश्य यही है कि जन सेवा करना है। पॉलिटिक्स जन सेवा के लिए होती है, पर हमारी पॉलिटिक्स में जन सेवा नहीं हो रही, लूट मची हुई है। कौन लूट रहा है? यही लोग लूट रहे हैं जो संस्कारों की बात करते थे। पब्लिक उनके संगठन में अपने बच्चों को भेज करके सोचती थी अब हम निवृत्त हो गए, अब हमें बहुत अच्छे, हमारा बेटा एकदम संत बनेगा, बुद्ध बनेगा, क्योंकि वो उस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जा चुका है। और वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? वो घुसपैठिए भगा रही है। वो असम में वो दावा भी करते हैं, 3 बातें करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कहते हैं कि दूध की नदियां बहेंगी, हम जो है आपको गाय देंगे और भैंस देंगे, डेयरी भी खोलेंगे। और वो आदिवासी को कहते हैं हम कितने महान हैं, हम कितने महान हैं जो तुम्हारे ही आदिवासी वर्ग से एक महिला को हमने प्रेसिडेंट बनाया। वो इसका भी श्रेय लेते हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया। प्रेसिडेंट बनाने की प्रक्रिया ये होती है कि उसको एक गृह मंत्री बनाएगा या बीजेपी बनाएगी। हमारे आम लोग नहीं जानते ये सब बात, इसीलिए वो कंफ्यूज रहते हैं। उनको तो कुछ पता ही नहीं है, उनको फुर्सत ही नहीं है। उनको इतना उलझा दिया गया है कि वो उलझे ही रहते हैं, कभी एलपीजी में, तो कभी कोरोना में, तो कभी बीमार हैं, कभी गाड़ी में तेल नहीं भरवा पा रहे हैं, उसके लिए लाइन लगाए। सारे घुसपैठिए लाइन में लगे हैं। मैं तो सिटीजन हूँ, मैं प्रूफ कर रहा हूँ, मैं सिटीजन हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ। पिछले 30 सालों से, 40 सालों से जो लोग इस देश में रह रहे हैं, उन्हें ये प्रूफ करना पड़ रहा है कि वो भारत के नागरिक हैं। और वो ये इसलिए क्योंकि ये उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का सपना है
प्योरिटी का सपना, शुद्धिकरण का सपना। वो ये भी वादा करते हैं कि ये भी कहते हैं, ये भी डर पैदा करते हैं कि जो बंगाल में मुसलमान हैं, वो जो सालों से रह रहे हैं, बाहर से आए हैं, घुसपैठिए हैं, पॉलीगैमी हम रोक देंगे, पॉलीगैमी करते हैं वो। ये स्तर है। वो पहला वाला सही था। किसने बचाया, कैसे बचाया, क्यों बचाया? देश को बर्बाद करने के लिए बचाया? जरूरत क्या थी? देश में और लोग नहीं थे? गृह मंत्रालय संभालने के लिए, गृह मंत्रालय एक छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी की चीज है, बहुत जिम्मेदारी की चीज है। उसका काम यह नहीं है कि किसी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का सपना पूरा करे। उन्होंने संविधान की शपथ खाई है, उन्हें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। पर वो किसके हिसाब से चल रहे हैं? किसी का सपना है प्योरिटी का, किसी को ये लगता है कि हम इतने 1000 सालों से गुलाम थे तो हम अब बदला लेंगे। इतने लोगों का वोट काटा गया है, इतने लोगों का वोट काटा गया है कि आश्चर्य होना चाहिए लोगों को अगर लगता है कि ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ये कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये अच्छा काम नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं कि घुसपैठिए भगा रहे हैं, एक तरफ हमारा संवैधानिक संस्थान माननीय निर्वाचन आयोग इस काम को पूरा करता है। उधर से वो कहते हैं कि हम घुसपैठिए भगा रहे हैं, उधर से वो छटाई करता है और फिर कहेंगे कि हमने भगा दिया, मतदान का अधिकार नहीं दिया। अगर कोई मतदान का अधिकार नहीं पाता है तो कैसे वो इस लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन कर पाएगा? ये बात बहुत सोचने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई नहीं सोचता है तो हम उसको कह नहीं सकते कि सोचो, क्योंकि वो एक तरीके से ऑक्युपाइड है। उनका दिमाग अब बहुत ऑक्युपाइड हो चुका है। वो पिछले 12 सालों से भक्ति में ही लीन है। अब उनका दिमाग, बहुत बड़ा पोर्शन उनके दिमाग का काम नहीं करता। लॉजिकल जो पोर्शन है दिमाग का, वो उनका काम नहीं करता। उनको बस इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन गलत है, सही है, कंफ्यूजिंग है, अधूरी है, 1/10 उसमें सही है, बाकी सब झूठ है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे देश में ये सब चल रहा है। मैं वही सोचती हूं कि अगर किसी व्यक्ति में, किसी नेता में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, इतने सालों से वो कैसे जीत रहा है, कैसे एक के बाद एक राज्यों में कैसे वो जीत हासिल कर ले रहा है। बात सोचने की, बहुत बेसिक बात है। मैंने वही कहा, कॉमन सेंस इतना भी कॉमन नहीं होता। बट अगर कोई व्यक्ति इतना बेकार नेता है तो वो कैसे सत्ता पाता जा रहा है? क्यों इलेक्शन कमीशन में सीजीआई को बाहर कर दिया गया उनके चुनाव में? क्यों? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सोचने वाली बात है। नहीं सोचते तो इसका मतलब है कि आप में कॉमन सेंस है नहीं। आपको इतना भरोसा है। असल में इस भारत की नींव नेहरू ने रखी, कांग्रेस ने रखी। उनको एक आदत डाली गई कि आप संविधान पर भरोसा करें। पर यह सरकार संविधानवादी नहीं है, यह संविधान की विरोधी सरकार है। इसे संविधान पसंद नहीं है। इसे वो चीज पसंद है जहां पर महिलाओं का कोई रोल नहीं हो। उसे वो चीज पसंद नहीं है जहां पर गरीबों का कोई रोल हो। वो पार्टिसिपेट करें, बट सर्वेंट की तरह, दास की तरह। औरत भी दासी बन के रहे और गरीब भी दास बन के रहे। दास वो होता है जिसका डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं होता। वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर उसका कोई ओपिनियन है तो उसे नहीं लिया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये है हमारे देश की फिलहाल स्थिति।
मैंने देखा कि एक आदमी कह रहा है कि उसने 2 दिनों से खाना नहीं खाया। एक आदमी कह रहा है कि वो शहर छोड़ के गांव जा रहा है। क्यों? क्योंकि एलपीजी नहीं है। एक आदमी कहता हुआ पाया गया कि 1 किलो गैस 500 रुपये में मिल रही है। एक आदमी ने बोला कि एक महिला ने बोला कि मेरे पास बच्चे हैं, भूखे हैं, मैंने 2 दिनों से खाना नहीं खिला पाई, बनाऊं कहाँ? शहर में तो लकड़ियां भी नहीं मिलती, और लकड़ियां मिल रही हैं तो जलाऊं कहाँ? जगह ही नहीं रहने की। एक आदमी रो रहा था। एक युवा, मतलब एक आदमी, जो आदमी रिसोर्स होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए, वो रो रहा है। युवाओं को रोना है। युवा रोने के लिए नहीं होते। युवा एक ऐसा रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल इस देश को करना चाहिए, इस देश की सरकार को करना चाहिए। पर हमारी जो वर्तमान सरकार है उसके लिए युवा सिर्फ नफरत फैलाने का एक समूह है। मतलब वो दलितों का, वो आदिवासियों का, वे जो युवा हैं, लड़कियां या लड़के, उनका काम उन्होंने फिक्स कर दिया है कि एक जुलूस निकालो और वहां पर जो सबसे चीप और घटिया गाना होगा, जिसकी शब्दावली में सेक्सुअल ऑर्गन का जिक्र होगा, महिलाओं का, उन गानों पर महिलाएं ही नाचेंगी, जिससे आपको लगे, आप ये कह सके कि महिलाएं तो मतलब देखो तो जरा क्या लेवल हो गया है। अरे वो कम उम्र की बुद्धिहीन महिलाएं हैं जिन्हें पैसा देके गवाया जा रहा है। वो इस बात को फील नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं फील करती। लेकिन हाँ, ये बात बहुत अफसोस करने वाली है कि एक बहुत बड़ा युवा महिलाओं का ग्रुप एक बहुत ही गंदे गाने पर डांस कर रहा है, उछल उछल के डांस कर रहा है। उसको महसूस भी नहीं होता कि उसके घर वाले क्या देखेंगे, उसके 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 भाई बहन देखेंगे तो क्या कहेंगे, उसके छोटे देखेंगे तो क्या कहेंगे, उसके दोस्त देखेंगे तो क्या कहेंगे। मतलब कुख्यात होना भी एक योग्यता हो गई है। मतलब बेशर्मी राष्ट्रीय स्वभाव हो गया है। देश का जो स्वभाव हो गया है वो बेशर्मी हो गया है। अगर आप गलगोटिया इंस्टीट्यूट की बुराई करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, मैं बुराई तो नहीं कह रही हूँ, जब आलोचना ही कहेंगे, तो गलगोटिया इंस्टीट्यूट बड़े बड़े इश्तिहार और लगाता है कि मैं चोरी भी करूँगा और सीना जोरी भी करूँगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले? आलोचना को हेल्दी तरीके से नहीं लिया जाता। इतने डरपोक लोग हमारे यहाँ संस्थानों में बैठे हुए हैं। जो हमारे देश का सबसे मुख्य न्यायालय है वो भी धमकी देता है। जो हमारे देश का सबसे इंपॉर्टेंट संस्थान है, लोकतंत्र का सबसे बेसिक संस्थान, जिसकी वजह से लोकतंत्र बना हुआ है, वो वर्तमान सत्ता का साइड लेता है। जिसको एक नजर रखनी चाहिए, एक दृष्टिकोण, समान दृष्टिकोण रखना चाहिए सभी चुनावी दलों के प्रति, वो एक संस्थान, एक दल का साइड लेता है और खुलेआम सोशल मीडिया पर लिखता है सामने वाले दल के लिए खराब, जिसको पढ़कर के रूह कांप जाती है। मतलब सड़क पर एलपीजी के लिए वे युवा रो रहे हैं जो हमारे देश के संसाधन है, जिनकी वजह से देश का विकास होता है। वे एलपीजी के लिए रो रहे हैं। वे लोग अपनी सिटीजनशिप, कुछ लोग अपने सिटीजनशिप के लिए रो रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं, हो सकता है मौत भी हो जाए, बेहोश होकर गिर जाएं। कुछ लोग, बताने की जरूरत नहीं है, 2014 से लाइन ही लगी है, लेकिन लोगों की घृणा शांत करने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया जाता है। जो घृणा के बीमार हैं, जो नफरत करते हैं लोगों से, उन्हें अच्छा लगता है, वाह क्या बात है, वाह सरकार ने तो ये कर दिया, सरकार ने तो वो कर दिया, मजा आ गया। अरे तुम्हारे मजे से क्या होता है? तुम्हारे मजे आने से ये तो नहीं होगा ना कि लोगों का पेट भर जाए। तुम्हें मजा आ सकता है क्योंकि तुम्हें संसाधन, सुविधाएं, सम्मान सब प्राप्त है,
तुम्हारे साथ आर्थिक न्याय हो चुका है, तुम्हारे साथ सामाजिक न्याय हो रहा है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम क्यों खुश होते हो? तुम्हें पता भी है आगे क्या होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं है। कॉमन सेंस होने के लिए भी डेवलपमेंट होता है किससे? एजुकेशन से। अगर आप पढ़ते नहीं है, समझते नहीं, इंटर रिलेट नहीं करते, दूसरों के दुखों पर दुखी नहीं होते, सिर्फ अपने सुख से मतलब है, तो आपको अच्छा लगेगा। डिमोनेटाइजेशन के बाद हजारों लाखों बिजनेस बर्बाद हो गए। इन्होंने कहा कि हम आतंकवाद को इससे रोकेंगे, काला धन रोकेंगे। और काला धन की बात करने कौन आया? एक साधु, गेरुआ वस्त्रधारी साधु। वो गेरुआ वस्त्रधारी, वो गेरुआ क्यों पहनता है? सोचने वाली बात है, क्योंकि गेरुआ पहनते ही आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी है कि ये कोई महान तपस्वी, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका औरतों से कोई संबंध नहीं होगा। ये तो औरतों से संबंध नहीं होने मतलब तपस्वी। ऐसे ही लोग तपस्वी अपने को ऐसे ही डिफाइन करते हैं। औरतों से संबंध नहीं तो तपस्वी, शादी नहीं की तो तपस्वी। गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, 4 श्लोक याद कर लिए, 4 उठक बैठक के व्यायाम याद कर लिए, वो आदमी कहता है कि काला धन वापस आएगा। उन्होंने भी अपना करियर 2002 से स्टार्ट किया। कितनी आश्चर्य की बात है। अब मैं कहूंगी कि कॉमन सेंस लगाओ, तो वो तो कॉमन सेंस है नहीं, सब में तो होता नहीं कॉमन सेंस। और अति उत्साहवादी लोगों में तो कॉमन सेंस होता ही नहीं। वो भी 2002 से चल रहे हैं, उनका भी करियर 2002 से बूम किया है, चल रहा है, मतलब शुरू किया फिर धीरे धीरे बूम किया। आज असम का मुख्यमंत्री उस व्यक्ति को 60,000 बीघा जमीन दे रहा है। एक साधु को, एक सन्यासी को 60,000 बीघे की जमीन की जरूरत क्या है? और 60,000 बीघा जमीन किससे छीनी गई? किन लोगों से छीनी गई? वे जो घुसपैठिए थे, वे जिन्होंने आप खाने को मजबूर कर दिया है, जो अब जिनके बच्चे तरस रहे हैं खाने को, जिनके बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं, जिन्हें कुछ मिलता ही नहीं खाने को। उस मुख्यमंत्री ने, एक संवैधानिक पद पर बैठा हो मुख्यमंत्री व्यक्ति, कहता है हम उन्हें भगा तो सकते नहीं, हम उन्हें मजबूर कर देंगे, हम उन्हें इतना मजबूर कर देंगे कि वो भाग जाएंगे। ये सोच है। कॉमन सेंस लगाइए, आपके बच्चों के साथ ऐसा होता है तो क्या करेंगे आप? आपको अच्छा लगेगा? दूसरों के दुख पर दुखी क्यों नहीं होते? दूसरों के कष्टों पर रोते क्यों नहीं है? फिर काहे का इंसान, काहे के योग्य? मुझे नहीं लगता ऐसे लोग योग्य होते हैं। जो घृणा के बीमार हैं वो दूसरों के दुख पर दुखी नहीं होते। और क्यों नहीं दुखी होते? क्योंकि घृणा के बीमार है। सोचने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है। मुख्यमंत्री कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाएं रो रही हैं। आंदोलनों पर तो सबसे पहले जो फावड़ा चलाया था वो अरविंद केजरीवाल थे। आंदोलनों पर से भरोसा ही उठ गया लोगों का। लेकिन एक गरीब जनता के पास यही एक उपाय होता है, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन। और सरकारों का काम होता है उस आंदोलन को महत्व देना। औरतें रो रही हैं, एक महिला मर गई। वो इतनी द्रवित हो गई कि अधिकारी, वो काम करती थी, बहुत काम करती थी, और अधिकारी कहते थे कि तुम काम नहीं करती हो, बहाना मारती हो। उसने आत्महत्या कर ली। उसकी बेटी, युवा बेटी, जिसको पढ़ना लिखना चाहिए, कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, कहीं पर कुछ सपने देखने चाहिए, वो माँ की लाश लेके एम्बुलेंस में वीडियो बना रही है, अपने दुख को पब्लिक के सामने कह रही है कि ये हुआ और मेरी माँ ने आत्महत्या कर लिया। और अधिकारी इस तरह बोल रहे हैं। ऐसे देश की उम्मीद की थी, ऐसे वादे किए गए थे। मैं भी चौकीदार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अच्छा आदमी अपने मुंह से तारीफ नहीं करता। यहां तो रोज ही तारीफ होती है। न्यूज़पेपर विज्ञापन छापते हैं रोज, एक बड़ा एक छोटा, 2 जने,
एक केंद्र, एक राज्य। कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त है। खुद मुख्यमंत्री कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। सिर्फ 7,000 वेतन। वे सड़कों पर प्रदर्शन कर रही तो पुलिस उन्हें दौड़ा के मार रही। कोई मानवीय गरिमा नाम की चीज है? कोई सम्मान है? कोई सम्मान है? अगर वो संवैधानिक होते तो मानवीय गरिमा के बारे में बात करते, उसके लिए काम करते। बात नहीं करते, काम करते। सरकारें बात नहीं करती, सरकारों को काम करना होता है। अगर वो बात ज्यादा कर रही, काम कम कर रही है, तो वो सरकार नहीं, वो कुछ और है, अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चल रहे हैं। उनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वो आप देख रहे हैं, जेट सिक्योरिटी में चलते हैं। योग्यता कुछ नहीं, जेट सिक्योरिटी में चलते हैं। क्यों चलते हो भाई जेट सिक्योरिटी में? तुम्हें क्या डर है? आपको क्या डर है? क्यों जेट सिक्योरिटी लेते हो? पब्लिक का पैसा कहां खर्च हो रहा है? बात समझने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए माथा हमेशा सिकुड़ा रहता है। ऐसे माथा नहीं हो सकता। जिसे तनाव होता है उसके माथे, उसका चेहरा सज धज नहीं सकता। उसको तनाव रहता है, और तनाव इसीलिए रहता है। कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये तो कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी होता था, ऐसे भी होता था, ये होता था, वो होता था। ऐसा थोड़ी है कि बलात्कार नहीं होते थे, ऐसा वो है। ऐसा थोड़ी होता है कि योजनाओं के फायदे लेने के लिए लाइन में नहीं लगते थे लोग। पहले तो ऐसे करते थे, वैसे करते थे। हम मानते हैं होता था, पर आज सरकार ही ये सब करवा रही है। उसकी पॉलिसीज इतनी फेल और इतनी बकवास हैं कि लोगों को मजबूर होकर लाइन में लगना पड़ता है। एक बाबा जो खुद को कहता है कि मैं 18 घंटे काम करता हूं। क्यों करते हो 18 घंटे? करते क्या हो तुम? वो कहता है कि मैं सन्यासी होकर 18 घंटे काम करता हूं। क्या करते हो तुम? जमीनें हड़पते हो। क्यों हड़प रहे हो? क्यों कमजोर लोगों की जमीनें हड़पी जा रही हैं? तपस्वी है, क्या करेगा ये? जो चीज हमारे देश में बहुत आसानी से मिल जाया करती थी, आज इन लोगों का उस पर घास भी आप उखाड़ नहीं सकते। हो सकता है घास भी बेचें कुछ दिनों में। अभी मैंने अपने संडे कॉलम में नकली व्यापार के बारे में जिक्र किया था। एक छोटे से वीडियो में सारी बातें तो नहीं कही जा सकती। अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। सत्य हिंदी में संडे कॉलम में आपको मिलेगा नकली क्या होता है। और ये तपस्वी, ये बाबा, ये महान 18 घंटे काम करने वाला नकली दवाइयां बनाता है। इसका मतलब, और इसका मतलब क्या है? उन्होंने जब देश आपदा में जूझ रहा था, लोग मर रहे थे, तो ये व्यक्ति नकली वैक्सीन बनाकर उसे भी उसने बेचा और करोड़ों का व्यापार किया। घास से पैसा वसूलना व्यापार नहीं है, ये चोरी है, ये फ्रॉड है, ये डकैती है। अगर कोई ये कहे, आजकल लोग उल्टा सोचते हैं, वाह क्या टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड है। ये टैलेंट नहीं है, ये डकैती है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है। हम धोखे को हम फ्रॉड को टैलेंट नहीं कह सकते। अगर फ्रॉड और धोखा टैलेंट है तो फिर टैलेंट का क्या होगा? धूल बेचना, घास बेचना, गोबर बेचना, ये कोई टैलेंट है? ये फ्रॉड है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। आस्था क्यों? मूर्ख होंगे तो आस्था तो होगी इन्हीं सब चीजों में, और मूर्खता के साथ साथ मजबूरी भी। अगर हमारे हॉस्पिटल्स ऐसे होते, हमारे हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट अच्छे होते, हमारे सरकारी हॉस्पिटल पर काम किया गया होता पिछले 12 सालों में, तो इतने बाबाओं का उदय नहीं होता। हमारे देश में ऐसे ऐसे बाबा, सोशल मीडिया की वजह से इतने इतने तरह तरह के बाबा दिखाई देते हैं कि कोई भी समझदार आदमी बीमार हो जाएगा, निश्चित तौर पर बीमार हो जाएगा। या तो उसे बीपी का रोग हो जाएगा, या उसका हार्ट अटैक हो जाएगा, कोई ना कोई इन्फेक्शन उसे जरूर हो जाएगा। अच्छे आदमी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं ये सब। बाबाज
मंदिरों में मटन खा रहे हैं, मंदिरों में चिकन खा रहे हैं। मंदिर तो पवित्र स्थान होता है ना, भगवान रहते हैं, मूर्ति रहती। मूर्तियों का अपना एक एरिया होता है, उसका एक स्वच्छता स्तर होता है, साफ सफाई का एक लेवल होता है। वहां मटन खाया जा रहा है, चिकन खाया जा रहा है, और बाबाओं का उदय भी बहुत तेजी से हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि बाबा बनने में फायदा है, बाबा मूर्ख बनाने में फायदा है। लड़कियां मिलती हैं, औरतों को छूने का मौका मिलता है। एक बहुत ही बुजुर्ग बाबा पड़ा हुआ था, कुछ पहने हुए पड़ा हुआ था, कुर्ता और धोती पहने हुए पड़ा हुआ था। मैंने देखा कि वो बहुत सारी औरतें, बहुत सारे आदमी उस पूरे प्रांगण में कुछ कर रहे होंगे, नाच रहे होंगे, कूद रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। 4-5 औरतें उस बाबा पे बिल्कुल कूदी हुई, लिपटी हुई पड़ी हुई थी। उसका कौन क्या छू रहा है वो कोई मतलब नहीं है, कौन किसको छू रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा रोग दूर करने वाला है वो। एक बाबा को देखा मैंने, 12 साल का बच्चा सिगरेट पे सिगरेट पी रहा है, 1 सिगरेट, 2 सिगरेट, 3 सिगरेट, 4 सिगरेट। एक बाबा को देखा कि वो फूलों से इतना ढका हुआ है कि कोई सेंस नहीं बनता। एक बाबा, एक औरत बड़ी सी जीभ निकाल करके भयानक मेकअप करके काली बनी हुई है। तमाम भीड़, कौन है ये लोग? किस उम्मीद में आए हैं इनके पास? कुछ पाने, राहत पाने? वे उन बाबाओं से क्यों राहत पाना चाहते हैं? किस उम्मीद में गए हैं? कौन है ये? क्यों जाते हैं? सरकार ने क्यों नहीं इनके लिए काम किया? उन्होंने सरकार को चुना था, बाबाओं को नहीं। इतने बाबा, और बाबा मतलब झूठा, बाबा मतलब बलात्कारी, बाबा मतलब औरतों को यहां वहां छूने वाला। अभी एक 17-18 साल की लड़की मथुरा में चिल्ला रही थी, इसने मेरे साथ रेप किया है, इसने मेरे साथ रेप किया है। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल दहल गया। कोई सुनने वाला नहीं था। बाबा रेप करते हैं, इस देश के बाबा रेप करते हैं, और लोगों को लगता है कि बाबा उन्हें राहत देगा। लगभग हर बाबा रेपिस्ट निकल रहा है, और लगभग हर बाबा को ये सरकार जेलों से बाहर कर दे रही है, जिसको पिछली सरकारों ने जेलों में डाला था उनकी बदतमीजियों की वजह से, और ये सरकार उन्हें छोड़ रही है। क्या कहेंगे इस सरकार को? किसके साथ है? औरतों के साथ है? नहीं, औरतों के साथ नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कॉमन सेंस इतना भी कॉमन नहीं है। लोगों को सोचना चाहिए कि आंगनबाड़ी में काम करने वाली औरत आत्महत्या क्यों कर लेती है। मुख्यमंत्री हाउस में, मुख्यमंत्री कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियां आंदोलन करती हैं तो उनके साथ इतना गलत व्यवहार क्यों किया जाता है? उनकी सिक्योरिटी कहाँ है? मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उनकी सिक्योरिटी तक नहीं दे सकते, तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों को गाली देने के लिए हैं? इश्तिहार निकलवा कर, अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार झूठे होते हैं, उन पर कभी भरोसा मत करें। देश में सब कुछ नकली चल रहा है, और नकली ही असली बन जाए इससे पहले असली का पता लगा लीजिए। टाटा।